नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। राजधानी कीव में भीषण गोलाबारी के बीच खौफ पसरा है। एक तरफ जहां रूस रुक नहीं रहा तो यूक्रेन झुक नहीं रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी यह साफ कर दिया कि वो आखिरी सांस तक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोक दे, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। रूस की ओर से लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन के अब तक 198 लोग मारे गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमले में रूसी सेना के भी कई जवान मारे गए। कई टैंक्स यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए। इस कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से हालिया बातचीत भी की है और भारत से यूएनएससी में यूक्रेन के समर्थन की मांग की है। उधर फ्रांस यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। अगर बात की जाए नेटो देश अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी यूक्रेन को $350 मिलियन की वित्तीय मदद दी है। अब बात यही तक नहीं, रूस यूक्रेन के जंग के बीच सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारत पर है, जिसे 20,000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित वतन लौटाना है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से युद्ध के बाद पहला जत्था, जिसमें 219 छात्रों को रोमानिया के रास्ते वतन लाने की कोशिश सरकार ने की है। वहीं कीव एयरपोर्ट की अगर बात करें तो कीव एयरपोर्ट पर कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया की तरफ से। यूक्रेन रूस के इस युद्ध का असर भारत पर आर्थिक तौर पर क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में जो वापस आएंगे भारतीय, उनको निकालने के लिए सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर ये युद्ध कब थमेगा, क्योंकि 56 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका और लगातार युद्ध जारी है। अब अगर आर्थिक दृष्टि की बात की जाए तो आर्थिक नजरिए से भारत अपने कुल सामान का 0.8% रूस को एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत के कुल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा महज 1.5% है। सवाल आपका में डिबेट को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डालते हैं। रूस यूक्रेन संग्राम करेगा महंगाई बेलगाम, ये तमाम अहम सवाल। जंग का भारत पर कितना पड़ेगा असर? उद्योग क्षेत्र को क्या लगेगा झटका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना प्रभावित होगा? भारतीय सेना से किचन तक दिखेगा जंग का रंग। सवाल आपका मैं, फोन नंबर सबने ओपन किए हुए हैं। आप सीधे नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपनी राय इस इंटरनेशनल वॉरफेयर पे रख सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत किन मायनों में रूस से या रूस पर निर्भर करता है और यूक्रेन से उसका अगर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें, नजरिए से देखें, तो कितना असर पड़ने वाला है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। भारत रूस इंपोर्ट की बात की जाए तो 2020-21 से भारत हर साल रूस से खरीदता है 49% हथियार। भारत ने रूस से $5.5 अरब मूल्य का आयात किया। रूस से 13,56,00,000 टन कोयले का इंपोर्ट, $3.7 अरब के केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्रूड पेट्रोलियम की बात की जाए तो 8,36,000 करोड़, कोयला 4,87,000 करोड़ रुपए का आयात। अगर हीरे की बात की जाए डायमंड की तो 4,45,000 करोड़ रुपए का डायमंड, और रिफाइंड पेट्रोलियम की अगर बात कर लें तो 2,38,000 करोड़। वहीं मेडिसिन 3,80,000 करोड़। ये एक्सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट में 3,50,000 करोड़ एक्सपोर्ट करता है। अगर चाय की बात की जाए तो 806 करोड़ कीमत की चाय, और गाड़ियों के पार्ट्स की अगर बात कर ले तो 730 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। कॉफी 482 करोड़ रुपए। इसके अलावा मेडिसिन की अगर बात करें तो तकरीबन 3 लाख। भारत यूक्रेन ने साल 2021 में प्लास्टिक पॉलीमर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बड़े पैमाने पर किया है।
यूक्रेन में बड़ी भारतीय कंपनियां रेनबैक्सी भी हैं और तमाम मेडिसिन कंपनियां यूक्रेन में काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका कैसा असर पड़ेगा, किन मायनों में भारत के मार्केट को प्रभावित करेगा ये युद्ध, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये युद्ध क्या विराम होगा। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर खबरफास्ट पर आने के लिए और इस डिबेट में समय निकालने के लिए। ब्रिगेडियर सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा इस डिबेट को और आगे बढ़ाऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर यह युद्ध देखा जा रहा है, यूक्रेन है वो झुकने को तैयार नहीं है और रशिया है जो रुकने को तैयार नहीं है। अगर बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय नजरिए की, तो अंतर्राष्ट्रीय नजरिए में भारत को कितना प्रभावित करेगा ये युद्ध? फर्स्ट कमेंट सर। देखिए, भारत पे इसके काफी दूरगामी असर होंगे और जैसा आपने खुद कहा कि आपने जिस तरह के फैक्ट्स अभी दिखाए और क्योंकि वो हमारे जो अर्थशास्त्र है उसको रीडिफाइन करेगा, क्योंकि जिस तरह के ट्रेड बैलेंस दोनों देशों में है वो काफी मायने रखता है। इसकी जो झुलस है वो ऑलरेडी भारत में देखने को मिल रही है। कच्चे तेल का आपने जैसा जिक्र किया उसका वो काफी असर हो रहा है और वैसे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस तरह के स्पाइरल इंडेक्स में जा रहे थे ये उसमें एक और इजाफा करने वाला है। रही बात सामरिक संसाधनों की, क्योंकि देखिए करीब 65% 60 से 65% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से आता है जी, जो पहले वार्सो पैक्ट कंट्रीज हुआ करती थी। तो अभी अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, क्योंकि यूक्रेन का भी उसमें काफी योगदान था। अब जैसे AN-32 जिसे एयरफोर्स का वर्क हॉर्स कहते हैं, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था मझोले लेवल का, तो वो अपग्रेडेशन के हमारे उनसे कॉन्ट्रैक्ट से उनसे करार था और मॉन्टेलोव जो एयरफील्ड है वहाँ उनके जो डिफेंस असेंबली लाइंस थी, रशिया ने सबसे पहले उसको काबू किया है। तो हमारा ये जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो खटाई में पड़ेगा। रही बात MiG-29 का, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, नहीं कंटिन्यू करें। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा सर यहाँ पर रोक रहा हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सवाल आपका में हम उनकी भी कुछ सवाल लेते हैं, तो मुझे आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आता हूँ और फिर मैं आकाश जिंदल जी के पास भी जाऊँगा। इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नजरिए से आखिरकार इस युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ेगा, उन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रेम है करनाल से। प्रेम, अपना सवाल करिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। लगातार हम कॉलर से यही कहेंगे कि अगर आप कॉल करते हैं तो कुछ समय तक हमारे इस कार्यक्रम में रुकें और रुकने के बाद अपना सवाल कंटिन्यू करके उसके बाद आप कॉल को डिस्कनेक्ट करें। कई बार टेक्निकल खामियों की वजह से भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लगातार टेलीफोन नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन नंबर्स पर सीधे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इस युद्ध का भारत पर किस तरीके से असर देख रहे हैं और भारत सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, उस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। ब्रिगेडियर सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हमारी डिपेंडेंस रशिया पे है या यूक्रेन पे है या ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक पे है वो काफी है, क्योंकि अमेरिका, देखिए अमेरिका से संबंध हमारे अच्छे हैं, मधुर हैं। $30 बिलियन की हमने डिफेंस डील भी की है, लेकिन भारत की जिस तरह की माली हालत है, क्योंकि पहले जब वार्सो पैक्ट कंट्रीज थी और नेटो अलायंस था, तो दोनों के इक्विपमेंट में फर्क ये था कि जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज या ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक का जो इक्विपमेंट है वो रगड है, सस्ता है। क्योंकि अगर आप उनके टैंक देखें तो उनके जो टैंक्स है, रशिया वगैरह के जो टैंक्स है उनमें एयर कंडीशनर्स नहीं है। अगर आप नेटो अलायंसेस के जो डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके इक्विपमेंट देखें तो उनमें बाकायदा एयर कंडीशन लगे हैं और काफी सुविधाएं हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली इक्विपमेंट्स की आपने बात कही है, वो कहीं ना कहीं उसका इस क्षेत्र पे असर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर, और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल जी हैं, उनके पास में आ रहा हूँ। आकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है जी। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत से अहम सवाल हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ एक दर्शक भी हैं रोहतक से, रणबीर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेता हूं मैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। रणबीर, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार।
सौरभ जी देखो, ये तो दुनिया जानती है कि युद्ध के परिणाम तो बुरे ही होते हैं, बिल्कुल। लेकिन भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम्म। भारत पर नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आम नागरिक पर पड़ेगा, न नेताओं पर पड़ेगा, न पूंजीपतियों पर पड़ेगा। हम्म। क्योंकि हमारे देश को आज इस स्थिति है, जो ये कंडीशन है, ये हमारे नेताओं के कारण है। सिर्फ हमारे नेताओं ने अपने और ब्यूरोक्रेसी ने अपने घर भरे हैं, जनता की तरफ कभी नहीं देखा है। जनता को तो सिर्फ फ्री राशन देकर मजदूर बना दिया है। नहीं तो हमारा भारत देश इतना महान, तो कहते ना, महान कागजों में सिर्फ महान नहीं होता। और ब्रिगेडियर साहब से पूछ लो, मैं भी एक एक्सप्रेसमैन हूँ, अगर देश की क्या हालत आज हमारे की है, वो विदेशों में क्या हमारी वैल्यू रहती है। यही देश था, यही जिसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए कि आज हमारे को छोटे छोटे देशों के लिए कारपेट बिछाने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे देश की हालत हो चुकी है, और ये किसके कारण? सिर्फ हमारे नेताओं के कारण। बिल्कुल। वही नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, सब कुछ अपना फ्री का है। जी बिल्कुल, आपकी नाराजगी जाहिर है रणबीर जी। आपने कहा कि भारत पर असर पड़ेगा, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका तर्क संगत बात आपने कही है। हमारे साथ आकाश जी भी हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इम्पैक्ट की बात की जाए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, शेयर मार्केट्स लुढ़क गए हैं, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी सेंसेक्स भी लुढ़क गया है। और इंटरनेशनली अगर मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत भी 7 साल में सबसे हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गई है, तकरीबन $100। भारतीय बाजार पर कितना असर देख रहे हैं सर? देखिए, सीधा असर है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। जी। सबसे पहले तो महंगाई बढ़ेगी। आपने बात की $104-105 पर बैरल ब्रेंट क्रूड की। जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है, जो आज इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और जो ग्लोबल न्यूज चैनल जिन पे मैं अपीयर होता हूँ, यूएस, यूरोप, उनसे जो मुझे न्यूज फ्लो आ रहा है, मेरा एनालिसिस ये है कि ब्रेंट क्रूड $115-120 पर बैरल तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है? सिंपल, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी बढ़ने की संभावना है, और इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ेगी। WPI इन्फ्लेशन करंटली 12.96% है, जिसके अंदर फ्यूल प्राइसेस काफी होती हैं, काफी उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ कम होगी। जीडीपी ग्रोथ कम होते ही अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। अब आपको याद है इलेक्शन में मैंने कितने शो किए, मैं खुद भूल चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट 2 मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इन्फ्लेशन रिड्यूस की जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं। पहले 2 साल कोरोना ने इकोनॉमी को बहुत नुकसान किया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब कोरोना के इम्पैक्ट से हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही की थी कि ये हमारे ऊपर भी एक ब्लास्ट हो गया। हम वॉर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मिसाइल हमारे ऊपर भी गिरी है। तो आज ये बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा व्यक्ति, जो हमारा भाई हिंदुस्तान में एक हरियाणा के छोटे से शहर में रिक्शा चला रहा है, मेरा वो भाई, या मेरा भाई कोई मजदूरी कर रहा है, या मेरी बहन घरों में पार्ट टाइम काम कर रही है, जिसको रशिया जो है यूक्रेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं, ग्लोबल अफेयर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। मुझे बात पूरी करने दीजिए। उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके लिए भी जो है खर्चे उसके बढ़ जाएंगे, कमाई उसकी कम हो जाएगी। ईच एंड एवरी इंडियन वुड बी इम्पैक्टेड। उसके अलावा डॉलर का प्राइस 78 के आसपास पहुंचने की संभावना है। उससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमारे इश्यू आएगा, करंट अकाउंट पे इश्यू आएगा, और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और महंगा हो जाएगा। जो फॉरेन में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई और महंगी हो जाएगी। तो आज हालात ये है, ये सुबह से मेरा 15वां शो है, अलग अलग चैनल्स पे बात हो रही है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं होगी। अब वो होती है कि नहीं, उस पर कई तरह के जो है इश्यूज हैं, बट इम्पैक्ट ऑलरेडी बाकी की दुनिया पे आ गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या होता था? वो जो वॉर होती थी, जहां वॉर होती थी, वहीं उसका इम्पैक्ट आता था। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, बिना वॉर में जाए हुए भी बाकी दुनिया के कंट्रीज और इंडिया के ऊपर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ चुका है। और अब बात बताता हूं आपको मैं यूएस और नाटो की, जिन्होंने अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है कि ठीक है, यूक्रेन को लड़ने दो, हम सैंक्शंस लगाते रहेंगे। ये सैंक्शंस उन्हीं के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि हो क्या रहा है, आप रशिया से, बहुत सा यूरोप का हिस्सा रशिया से गैस और एनर्जी लेता था, आपने सैंक्शंस लगा दी, डॉलर ट्रेड नहीं होगा, तो क्या मतलब?
जी गैस और एनर्जी यूरोप को नहीं मिल पाएगी। एग्जैक्टली। तो आज यूएस और यूरोप भी जिस लेवल पे वॉर पहुंच गई है, उनकी इकोनॉमीज पे भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो भी स्टिमुलस कोरोना के दे के थक चुके हैं, उनकी इकोनॉमीज में भी उतना दम नहीं है जी। तो आज की तारीख में ये जो वॉर है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नीचे लेके जा रही है, और अगर ये वॉर जल्दी ना रुकी तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं ये और एक रिसेशन का दौर शुरू कर देगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बहुत सी इकोनॉमीज बर्बाद होती देखी है। ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी जो जीत गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल, वो भी उसके बाद बहुत बुरी तरह डाउन आ गई थी। लेकिन यहाँ अगर हम ये ज्यूम करते चलते रहे कि मात्र रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व होंगे, तब भी हिंदुस्तान समेत बाकी कंट्रीज के ऊपर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हर आम और खास व्यक्ति के ऊपर आएगा। चाहे हमारे कॉलर पूंजीपति की बात कर रहे थे, चाहे आम आदमी की, इंपैक्ट हर व्यक्ति होगा। आकाश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, इंपैक्ट हर व्यक्ति होगा। मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर इंडिया और यूक्रेन की बात की जाए और इंडिया और रशिया की थोड़े से इकोनॉमिक रिलेशन को आप समझा पाएं कि किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है हमारा देश यूक्रेन से और रशिया से, वो थोड़ा सा आप समझा पाएं, और कितना असर किस तरीके से किस किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल का आपने जिस तरीके जिक्र भी किया कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी। जी, सबसे पहला असर तो चाहे हम रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल नहीं लेते हैं, बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। होगा, वो क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि यूरोप के पास जब सप्लाई वहां से नहीं आएगी, यूरोप का जाएगा गल्फ, जहां से इंडिया क्रूड ऑयल लेता है। ओपेक प्लस पहले ही प्रोडक्शन बढ़ाने को लेके उनके कई इश्यूज हैं, तो जब वहां प्रोडक्शन शायद नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। अब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते ही, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते ही आम हिंदुस्तानी की जिंदगी महंगी हो जाती है। दूध, सब्जियां, सब कुछ डीजल पे ट्रैवल करते हैं। हमारे अन्नदाताओं के लिए डीजल बहुत रेलिवेंट है। तो चाहे हम रशिया के साथ, क्रूड ऑयल का हमारा ज्यादा इंपोर्ट नहीं है रशिया से, लेकिन इनडायरेक्टली हम इंपैक्ट हो जाएंगे। अब डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ आता है? डायरेक्ट आता है डिफेंस के ऊपर। देखिए, रशिया आज इकोनॉमिकली बहुत बड़ी पावर हो ना हो, लेकिन डिफेंस में अभी भी बहुत बड़ी पावर है, और हम डिफेंस का काफी इक्विपमेंट्स, काफी कंपोनेंट उनसे सोर्स करते हैं। बिल्कुल, तो वहां कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। अभी क्या है, कोई इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजैक्शन में भी रशिया को निकालने की बात हो रही है, तो वहां भी इंपैक्ट आ जाएगा। हालांकि इंडिया ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली और बड़ी इंटेलिजेंटली अपने को आपको पोजीशन किया हुआ है यूएनएससी में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग का मामला था, या अभी जो करंट स्टैंड लिए गए हैं, बट फिर भी बारिश होगी तो एक चीज जान लीजिए, सब भीगेंगे। बिल्कुल, तो इम्पैक्ट हम पे भी आएगा। यूक्रेन के साथ भी हमारी ट्रांजैक्शन रही है, यूक्रेन के साथ भी डील रही है, उनका इम्पैक्ट भी आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा आएगा, जो कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए देसी भाषा में, एक शरीर पे एक अटैक आया था कोरोना का, उस अटैक से शरीर ने रिकवरी करनी शुरू की थी, हेल्थ अच्छी होनी शुरू हुई थी, एक दूसरा अटैक आ गया। एक के बाद जब दूसरा अटैक आता है तो हर व्यक्ति बता सकता है शरीर की हालत क्या होती है। बिल्कुल। तो हमारी सरकार के अच्छे प्रयासों के बावजूद, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं इंडिया की इकोनॉमी को कोरोना से रिकवरी के लिए, बट ये ग्लोबल सिचुएशन दोबारा हमें जो है मजबूर कर रही है कि शायद हम रिसेशन की तरफ चले, अगर ये युद्ध ना थमा, अगर डीएस्केलेशन ना हुई वायलेंस की, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आज के बीच में सिनेरियो और बैकड्रॉप बहुत हद तक बदल चुका है। तो आकाश जी, आपका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ यूक्रेन और रशिया के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं भारत में एक तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर देंगे इस वॉर के दम पर। भारत के जो ये रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ रिश्ते हैं वो भी, और क्योंकि सारी दुनिया कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, वो इनडायरेक्टली भी। मतलब मैं जो डायरेक्ट रिलेशन की बात भी कर रहा हूँ और इनडायरेक्ट जो है वो जो कनेक्शन है उसकी बात भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि अब यूरोप की इकोनॉमी के सामने भी सवाल खड़ा आ जाएगा, क्योंकि नेटो की पोजीशन वीक हुई है। और एक तमाम हिंदुस्तान की कमी, जो हिंदुस्तान के लिए नेगेटिविटीज हैं, जो हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव भी चीज बताना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म में अब इंडिया के लिए संभावना बन रही है, हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि शायद हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, बिकॉज जर्मनी अब उस तरह की इकोनॉमी नहीं रहेगा। जब एनर्जी डेफिशिएंसी आएगी, नाटो ने ऑलरेडी अपनी वीकनेस एग्जिस्ट कर दी है, वो तो सुबह से ही हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, वॉर अपॉर्चुनिटी भी देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस वर्ल्ड की सुपर पावर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
रशिया, यूएसएसआर और यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर बन गई, तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इस वॉर के बाद 5th से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए, बिकॉज इंडिया ने एक तो अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन किया हुआ है, दूसरा जर्मनी और यूरोप की इन कंट्रीज की पोजीशन काफी वीक होगी एनर्जी को लेके भी, और जो गलतियां उन्होंने इस सारे प्रोसेस के बीच में की हैं, पहले नेटो की जो है एक अलग सोच रही है, लेकिन बाद में पाया गया हर कंट्री अलग अलग तरीके से सोचती थी, और यूक्रेन साफ कह चुका है कि जो उसे उम्मीद थी वो उसे नहीं मिला, और जो है यूरोप की कंट्रीज बहुत करीब है रशिया के भी यूक्रेन के, तो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बट शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए महंगाई, लोगों के लिए ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे देयर इज नो रनिंग अवे। ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक बाहर की आफत है जो जबरदस्ती हमें इंपैक्ट कर रही है। एग्जैक्टली और बिना कुछ करे हम उस युद्ध का एक पार्ट भी नहीं है, उस वार का हम हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इंपैक्ट करेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया आकाश जी। मैं और भी सवाल आपसे करूंगा, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, ब्रिगेडियर सर हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर विनोद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, बात की जा रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि हम जंग नहीं थामेंगे, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने अभी हाल में कॉल की है, बिल्कुल आपको रिसेंट बता रहा हूँ, कॉल करके उन्होंने कहा है कि किसी तरीके से रशिया से बात की जाए और इस युद्ध को थामने की बात की जाए, भारत से अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार यूएनएससी में वो यूक्रेन का पक्ष रखें। अब भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि रशिया भी उसका एक पुराना मित्र रहा है अगर इतिहास को देखा जाए तो, और खासकर यूक्रेन के साथ भी उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस रहा है, जैसे कि आकाश जी ने भी जिक्र किया, दोनों देशों के साथ है। अब भारत अपने को ऐसी स्थिति में कहां फंसा हुआ पाता है? भारत बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि भारत अपने जो संबंध है वो रशिया से भी खराब नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ भी भारत के अभी अच्छे संबंध हैं, और भारत क्वाड का भी मेंबर है उसके साथ। तो भारत को बिल्कुल एक जिसे कहते हैं रेजर एज वॉकिंग का समय है, और जैसा आपने देखा कि भारत ने जो यूएनओ में भी वोट नहीं किया इसके रशिया के बरखिलाफ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भारत रशिया का ना तो सपोर्ट करेगा ना उसकी खिलाफत करेगा, तो इंडिया इज गोइंग टू फॉलो ए मिडिल पाथ। रही बात यूक्रेन की, यूक्रेन का जेलेंस्की साहब का उनको टेलीफोन करना एक उचित स्टेप है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री साहब ने ऑलरेडी पुतिन साहब से बात की है कि इसे शांति पूर्वक इसको सुलझाया जाए, लेकिन पुतिन साहब जैसा अभी हमारे वक्ता ने कहा कि देखिए एवरी अपॉर्चुनिटी हैज, एवरी क्राइसिस हैज गॉट सम अपॉर्चुनिटीज एंड वी मस्ट एक्सप्लॉइट इट, एंड इसके तहत पुतिन मुझे नहीं लगता कोई मतलब कोई बैक स्टेप लेंगे, वो कंसोलिडेट करेंगे बल्कि सिचुएशन को, और यूक्रेन पे अपना पूरा वर्चस्व और कब्जा कायम करके रखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। और जब तक विश्व समुदाय इकट्ठा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता विश्व समुदाय इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका या जो बाकी बड़ी शक्तियां हैं, साहब हम मीटिंग कर रहे हैं, साहब हम ये कर रहे हैं, या G7 की मीटिंग परसों होगी, या नेटो की मीटिंग होगी। ब्रिगेडियर सर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं तस्वीरें क्लियर नहीं करती, लगता नहीं कि कोई मीडिएशन करेगा, मीडिएटर बनेगा इस दोनों कंट्रीज के युद्ध के बीच में, क्योंकि रशिया ने तस्वीर साफ कर दी है, जो भी आएगा उसका वही हाल किया जाएगा, उससे उसी तरीके से निपटा जाएगा जिस तरीके से यूक्रेन से निपटा जा रहा है। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बख्शी सिंह है यमुनानगर से, उनका सवाल ले लेता हूं सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बख्शी जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। बिल्कुल धन्यवाद सर जी। ऐसा है, हमारा तो सवाल सर यही है कि जो इंडियन बच्चे हैं उनको वापस अपनी इंडिया में लाया जाए, जो भी लगा ले, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके किसी भी स्टेट से या किसी भी विदेशी से उन बच्चे को लाया जाए, ठीक है, उनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है। बख्शी जी बिल्कुल सही सवाल है आपका, हमारी भी यही चिंता है। हमने कल भी लगातार अपने डिबेट के माध्यम से इस बात पर, इस मुद्दे को उठाया था कि आखिरकार बच्चे परेशान है वहां पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल करने के लिए, और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि लगातार भारत सरकार प्रयासरत है, यूक्रेन के बॉर्डर्स पर सरकार ने
अपने फोर्सेस भेजे हुए हैं और प्लेन्स भी भेजे हुए हैं लगातार इवैक्यूएट करने के लिए कि किसी तरीके से यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र फंसे हुए, उनको लाया जाए। और इसी कड़ी में रोमानिया से पहला दस्ता आ चुका है भारत, और उसको लाने की सरकार ने कोशिश की है। 219 छात्र उसमें हैं। आपको बता दें कि लगातार सरकार प्रयासरत है कि किसी तरीके से लाया जाए, लेकिन संकट बड़ा है क्योंकि कीव पर जिस तरीके से रशिया वॉर कर रहा है, अटैक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में, हद से हद 2 दिन में, 24 से 48 घंटे में, क्योंकि 56 घंटे हो चुके इस युद्ध को। ऐसे में बड़ी चुनौती है कहीं कीव में जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हैं, क्योंकि एक मेट्रो स्टेशन में भी ये खबर है कि मेट्रो स्टेशन में कई 150 के तकरीबन 100 से ज्यादा भारतीय छात्र मेडिकल के वो वहां पर फंसे हुए हैं, अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन बॉम्बिंग चारों तरफ से हो रही है। बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से चिंता लाजमी है। ब्रिगेडियर सर, मेरा सवाल आपसे यही है, ऐसे में सरकार ने जो पहल की है, सरकार ने जो कदम उठाया है, हमने कल भी अपनी डिबेट के माध्यम से चर्चा की थी कि आखिरकार कब तक सरकार जो इवैक्यूएट कर पाएगी बच्चों को। अब जो सरकार का कदम है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स की बात थी उसमें 22,000 से 55,000 तक की टिकट की बात की। सरकार ने साफ कर दिया कि अब वो जितने भी यूक्रेन में भारतीय छात्र हैं या भारतीय जो भी नागरिक हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भारत अपने स्वदेश वतन लौटाया जाएगा। अब इस कदम को, इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जल्दबाजी में या क्या इनिशिएटिव सही जो कदम था उसको लेने में सरकार की तरफ से क्या कुछ देरी हुई, या फिर सरकार को यूएनएससी को ही नहीं पता था, या फिर इसलिए भारत सरकार को भी इस हमले का पता नहीं लग पाया कि युद्ध हो जाएगा? मैं इस बात को 2 पहलुओं में टैकल करूंगा। पहली बात देखिए, युद्ध के 2 तरह के इंडिकेशंस होते हैं, कहते हैं अर्ली बैटल इंडिकेशंस और लेटर बैटल इंडिकेशंस। अर्ली बैटल इंडिकेशंस काफी साफ और क्लियर थे, और भारत देखिए आप लोग कि जिस तरह से रिपोर्टिंग थी, मीडिया हमेशा पूरे देश को बता रहा था, पल पल की खबर दे रहा था। तो सरकार का ये मानना कि भाई उनको खबर नहीं थी कि क्या समीकरण वहां उभर के आ रहे हैं या क्या सूरत हाल है वहां, ये तो बात गले से नीचे उतरती नहीं है। दूसरी चीज, हाँ, क्योंकि देखिए हमारा वहां एम्बेसी भी है, डिप्लोमेटिक मिशन है, तो उन्हें भी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से पता रहती है, और उनको ये चाहिए था कि देखिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा पहले हम इवैक्यूएट कर सकते थे। आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ब्रिगेडियर सर, आपने जो बात कही है, इवैक्यूएट पहले किया जा सकता था, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से जो मुहिम की जा रही है, जो कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन की जो एक सरकार ने छेड़ा है, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां से वतन वापसी होगी, यही उम्मीद करेंगे, और सरकार लगातार इसमें प्रयासरत है। ब्रिगेडियर सर, समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने क्षमा चाहूंगा आपको यहाँ पर रोका। और आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत एनालिटिकली तमाम चीजों को बताने के लिए। ब्रिगेडियर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल आपका, मैं आज हम बात कर रहे थे कि महंगाई पर किस तरीके से इंपैक्ट करेगा ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध। भारत कई मायनों में पहले भी इस चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध को थामने की जरूरत है, वरना महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे में तमाम नाटो देश और तमाम शांति प्रिय देश क्या कुछ बीच का हल रास्ता निकाल पाएंगे? ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से लगातार बातचीत हो रही है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। अब उम्मीद यही करेंगे कि ये युद्ध शांति की तरफ जाए और जल्द से जल्द ये युद्ध या इस युद्ध पर विराम लगे। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मिलता है। नमस्कार।